अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में एएस लेवल के सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस से रेलेवेंट एक सवाल को सॉल्व करूंगा जो कि May 17 P21 क्वेश्चन नंबर 4 है और सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस से डील करता है। उसके बाद आप वीडियो लेक्चर देखकर अगर कोई इससे रेलेवेंट क्वेरी हो तो वो मुझे लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल को ज़रा आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। सवाल कहता है कैन प्रोड्यूसर्स कंपोनेंट्स फॉर मोबाइल टेलीफोन्स द फॉलोइंग बजटेड डेटा इज़ अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 के हवाले से हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं और ब्रेक इवन पॉइंट भी दिया हुआ है 16,000 यूनिट्स। कैलकुलेट द बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हमें ये मालूम है कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है इन यूनिट्स, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होता है वो इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के। तो हमें इस सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पता है 16,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। हमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल सकती है। कैसे? 5.25 की सेलिंग प्राइस में से मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस यानी कि सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को या वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन बचती है 5.25 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 0.25, आपके पास बच जाता है 3.75। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है 3.75। अब आप अपनी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? 16,000 यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.75 यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ जाती है 60,000। ठीक है भाई, ये आपका जो पहला पार्ट है, पार्ट ए है, उसका आंसर होगा। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 इज $75,000 यानी कि आपको इसने प्रॉफिट भी बता दिया। कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड आपको मालूम करना है। ठीक है ना, तो ये टारगेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या होता है, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास इस सवाल में $75,000 है। $75,000 है इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब हमें यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट मालूम करने हैं। हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट करी 60,000। सवाल होपफुली आप लोग अपने सामने रखोगे और आप लोगों के सामने सवाल अगर होगा तो आराम से आप सारी चीज़ें देख सकोगे। टारगेट प्रॉफिट है 75,000 का और इसको डिवाइड कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 3.75 है उससे। तो 60,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 3.75 यानी कि ये आ जाता है 36,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 36,000 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो 75,000 होगा। ठीक है, तो ये हमने पार्ट B1 भी कर लिया। अच्छा, आप लोग अपने पार्ट पे क्या करना है, 36,000 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना, उसमें से 36,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना। आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा, उस कंट्रीब्यूशन के अमाउंट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो प्रॉफिट की वैल्यू बच जाएगी और वो कितनी आएगी, वो 75,000 ही आएगी। अगर आप ये पूरा P&L बनाकर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। अगले पार्ट पर चलते हैं। जो हमारा इस सवाल का अगला पार्ट है
उसमें लिखा हुआ है बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो या CS रेशो हमें कैलकुलेट करना है टू डेसिमल प्लेसेस। तो CS रेशो का या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? सवाल आपके सामने होना चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास पास पेपर निकाल के सवाल सामने रखें। CS रेशो का एक फॉर्मूला जो है वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने सवाल में कैलकुलेट करी थी, पहले पार्ट में 3.75 थी, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी 5.25, क्वेश्चन के डेटा के शुरू में ही प्रोवाइडेड थी। अगर मैं आप लोगों को शो कर दूं इसको, देखो ये रही 5.25 की सेलिंग प्राइस प्रोवाइडेड थी, ठीक है। तो देखते हैं कि CS रेशो हमारा कितना बनता है भाई, 3.75 डिवाइडेड बाई 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाता है तकरीबन 71.43%। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो 71.43% जो है वो हमारा CS रेशो हो गया, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ CS रेशो, यानी कि ये जो CS रेशो है इसका क्या मतलब होता है या आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच कंट्रीब्यूशन is earned in relation to sales, यानी कि ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करते हो इन रिलेशन टू सेल्स, अगर सेल्स से कंपेयर किया जाए तो। और आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल a CS ratio of 25% suggests that company earns 25 contribution for every 100 सेल्स, यानी कि हर 100 रुपये की सेल्स पर मुझे 25 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलता है, ये CS रेशो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगले सवाल में लिखा हुआ है स्टेट द नेम गिवन टू द डिफरेंस बिटवीन बजटेड टोटल सेल्स यूनिट्स एंड द बजटेड ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। तो हमें ये मालूम है कि अगर हम सेल्स के जो एक्चुअल यूनिट्स हैं और जो हमारे ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस टू अ बिजनेस, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ठीक है, वो आपका एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स का या बजटेड सेल्स के यूनिट्स का और ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स का डिफरेंस होता है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या आखिर कैलकुलेट क्यों किया जाता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी अगर करंटली 12 यूनिट्स बेच रही है और उसका ब्रेक इवन 5 यूनिट्स पर है तो उसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो 7 यूनिट्स होगा। ये 7 यूनिट्स आपको ये सजेस्ट करेगा कि भाई अभी तो आप 12 यूनिट्स बेचते हो, लेकिन अगर आप 7 यूनिट्स कम भी बेचते, यानी कि आपकी अगर परफॉर्मेंस बुरी होती, 12 के बजाय अगले साल 11 यूनिट्स बेचो, 1 यूनिट कम, या 12 के बजाय अगले साल आप जो है ना वो 8 यूनिट्स बेच पाओ, या 12 के बजाय अगले साल आप 6 यूनिट्स बेच पाओ, तो भी आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लॉसेस में नहीं होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। उससे पहले लॉसेस हो रहे थे, लेकिन उसके बाद कंपनी किस में होती है? प्रॉफिट्स में होती है। कंपनी को कंसर्न कब होगा? जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ज़्यादा कंपनी की सेल्स गिर जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं इन वर्ड्स बात लिखूँगा तो मैं लिखूँगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स the reduction in current sales, यानी कि कितने से करंट सेल्स कम हो जाए
that can occur before the break-even point of a business is reached. Before a break-even point is reached. ठीक है जनाब, ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद उससे अगले पार्ट पर चलते हैं. उससे अगला पार्ट जो है वो हमें बोलता है प्रिपेयर द ब्रेक इवन चार्ट. मुश्किल पार्ट है. बोलता है प्रिपेयर द ब्रेक इवन चार्ट फॉर कैन बेस्ड ऑन द रेलेवेंट डेटा. जो आपको डेटा दिया हुआ था उस बुनियाद पर ब्रेक इवन चार्ट बनाओ. क्लियरली आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ प्रॉफिट, द एरिया ऑफ लॉस एंड द ब्रेक इवन पॉइंट. और चार्ट पर आप एरिया ऑफ प्रॉफिट को भी लेबल करो, एरिया ऑफ लॉस को भी लेबल करो, और ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर भी अकर होगा उसको भी लेबल करो. तो सबसे पहला काम जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसकी लेबलिंग करते हैं. ब्रेक इवन चार्ट अगर मैं बनाऊं तो एक जगह पर तो हमारे पास डॉलर्स वाले अमाउंट्स होंगे, लेट्स से इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. और ब्रेक इवन चार्ट पर दूसरी जगह क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं. ये मैं आप लोगों को क्लास में भी समझा चुका हूँ और इसके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ. अगर कोई मसला हो तो बता देना. ठीक है, अब यहाँ पर लेट से ये यूनिट्स वाली एक्सेस है, ये एक्सेस एक्स एक्सेस है जिस पे मैं यूनिट्स दिखाऊंगा. अच्छा, यूनिट्स कुछ यूँ दिखा देते हैं कि भाई 5000 यूनिट्स, फिर 10,000 यूनिट्स, फिर 15,000 यूनिट्स, फिर 20,000 यूनिट्स, फिर 25,000 यूनिट्स, फिर 30,000 यूनिट्स, फिर 35,000 यूनिट्स एंड सो ऑन. ठीक है, 40,000 पे भी जा सकता है. अच्छा, इसी तरह से जो हमारी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बन रही है. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बना दिया हमने. अच्छा, अब एक्स और वाई एक्सिस दोनों बना दिया ना जनाब, और वाई एक्सिस को भी हम लेबल कर देते हैं. वाई एक्सिस को कैसे लेबल करते हैं भाई, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000, 140,000, 160,000, 180,000, 200,000 एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, अब ब्रेक इवन चार्ट पर एक तो आपकी बनाई जाती है लाइन टोटल रेवेन्यू की. जब आप 0 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा. जब आप 0 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा. तो सेल्स रेवेन्यू की लाइन हमेशा 0,0 से यानी कि इस बेसिक पॉइंट से स्टार्ट होती है. जब आप 0 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो भी 0 होगा. ठीक है. अच्छा, हमारे सवाल के हिसाब से एक यूनिट की सेलिंग प्राइस थी 5.25. हमारे सवाल के हिसाब से एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, 5.25. तो अगर लेट से कोई बंदा 40,000 यूनिट्स बेचता है तो उसका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 विच इज 10,000. ठीक है ना. अगर कोई 40,000 यूनिट्स बेचता है और एक यूनिट 5.25 का बेचता है तो तकरीबन उसका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 210,000. अब क्या करें, अब अगर हम अपने चार्ट पर जाते हैं तो हमें ये मालूम है कि अगर कोई 40,000 यूनिट्स बेचेगा, 40,000 यूनिट्स का है यहाँ पर है, तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 210,000 होगा. अच्छा, 200 ये है तो 210 यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर. तो अब हम अपना जो ग्राफ है उसमें सेल्स रेवेन्यू की लाइन बना सकते हैं. और मेरे पास क्योंकि स्केल वगैरह नहीं है तो मैं जो लाइन बनाऊंगा वो थोड़ा सा फ्री हैंड बनाऊंगा. हमें एक मिनट, मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूं मेरे ख्याल में. अच्छा, मैंने एक रफ सी स्ट्रेट लाइन बना दिया. आप स्केल से बनाओगे. ठीक है ना. कौन से 2 पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, 0,0 और 40,000, 210,000. ये स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी. ठीक है ना. आप स्केल से बनाओगे, मैंने फ्री हैंड बनाई है क्योंकि मेरे पास अभी स्केल पे इस्तेमाल नहीं हो सकता.
तो ब्रेक इवन चार्ट पर एक टोटल रेवेन्यू की लाइन होती है, ये टोटल रेवेन्यू की लाइन है, ये आपको ये बता देती है कि कितने यूनिट्स पर कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा। एक और लाइन होती है कंपनी की फिक्स कॉस्ट की लाइन। अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, हमारी फिक्स कॉस्ट हमने देखी थी कि 60,000 थी, 60,000 की फिक्स कॉस्ट थी, हमने कैलकुलेट किया था उसको। तो 60,000 पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक टोटल कॉस्ट की लाइन होगी। अब जो टोटल कॉस्ट की लाइन होगी वो भी यहाँ 60,000 से स्टार्ट होगी, 60,000 से स्टार्ट होगी और अपवर्ड इंक्रीजिंग होगी। टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे बनाई जाती है ये भी क्लास में जो है वो डिस्कस कर आपको बताया गया है। मैं वीडियो लेक्चर्स भी सेंड कर रहा हूँ जिसमें आपको टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स वगैरह जो है वो समझ में आ जाए बासानी। अच्छा, एक और बात, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था ये भी हम देख लें ज़रा। हमारा अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर था, 16,000 यूनिट्स पर था ना। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट हो, नो लॉस हो। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होता है ना वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। ये भी एक इसकी कंडीशन है, यानी कि जितना सेल्स रेवेन्यू आया उतने ही मेरे खर्चे थे। और वो इस सवाल के हिसाब से कितने यूनिट्स पर है, 16,000 यूनिट्स पर है। तो अगर वो इस सवाल के हिसाब से 16,000 यूनिट्स पर है तो हम जो टोटल कॉस्ट की लाइन बनाएंगे, लेट से वो ब्लू कलर से बनाते हैं। और 16,000 का है भाई, 16,000, ये अगर 15,000 है, ये अगर 20,000 है, तो ये तकरीबन 16,000 होगा। यानी कि जो टोटल कॉस्ट की लाइन बनेगी ना वो इस ग्रीन लाइन को 16,000 पर क्रॉस करेगी, ठीक है ना। अगेन मैंने रफ एक ग्राफ बनाया है और उसमें ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये किसी की लाइन बना रहा हूँ मैं, टोटल कॉस्ट की। अच्छा, आप लोग मेजरमेंट के साथ ग्राफ पूरा बनाइएगा। मेजरमेंट के साथ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, वहाँ पर जो आपके ब्रेक इवन के यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे, 16,000 होंगे, ठीक है। और प्रॉपरली आप स्केल के साथ इस ग्राफ को बनाइएगा। जब आप बनाएंगे तो इस तरह का कुछ ये ग्राफ बनेगा, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं। और आप लोगों के लिए मैं टोटल कॉस्ट वगैरह की लाइंस के लिए भी वीडियो लेक्चर सेंड करूँगा, तो उससे आपको काफ़ी मदद हो जाएगी और आराम से ये चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ अ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस की 3 लिमिटेशंस बताओ, कोई भी 3 लिमिटेशंस हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम जो एक अजम्पशन लेते हैं ना, वो अजम्पशन ये लेते हैं कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है कि हमेशा सेम रहेगी, हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी। तभी आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, कभी भी चेंज नहीं करते हो। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है और वो कारपेंटर जो है ना, वो एक टेबल जो है ना वो 500 का बेचता है। और इस टेबल में जो वुड लगता है, जो नेल्स लगती हैं, दूसरा सामान लगता है, वो लगता है 300 का। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसकी कंट्रीब्यूशन 200 है। लेकिन इन रियल लाइफ हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि अगला जब ये टेबल बनाए और 500 का बेचे तो शायद वो उसको 300 और 5 रुपए का पड़ा हो और उसको कंट्रीब्यूशन बची हो 195 की। ऐसा क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, इसलिए क्योंकि जो वो वुड खरीदेगा या जो वो नेल्स यूज़ करेगा या जो भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट होंगी वो थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। जो आपकी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ऐसा थोड़ी है कि हर टेबल 300 का ही एग्जैक्ट पड़े, कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक असम्पशन आप लिख सकते हो कि फिक्स कॉस्ट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अगेन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है या स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। व्हाट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट? फॉर एग्जांपल लेट से आपने एक शोरूम किराए पे लिया, उसमें आपने कार शोरूम था, आपने 10 गाड़ियां लगा दी, 10 गाड़ियां लगा दी, इस शोरूम का रेंट है 500। अब भाई 10 के बाद आया आपको 11 गाड़ियां लगानी है, तो 11 गाड़ियां लगानी है, इस शोरूम में जगह नहीं है, आप एक और शोरूम लोगे या 2 दुकानें लोगे, तो आपकी जो रेंट की कॉस्ट है वो 500 रहेगी, नहीं अब वो 1000 हो जाएगी। यानी कि 10 गाड़ियों तक तो कॉस्ट 500 थी, लेकिन 20 गाड़ियों पर कॉस्ट कितनी हो गई, डबल हो गई। लेकिन हम ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या एज्यूम कर चल रहे हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तीसरी अजम्पशन है वो ये है कि एज्यूम दैट ऑल यूनिट्स आर सोल्ड। हम यूँ एज्यूम करते हैं कि सारे यूनिट्स जो है ना
आर सोल्ड, जितने यूनिट्स हमने बनाए वो सारे यूनिट्स बिक जाएंगे, यह हम अजम्पशन लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है आप जितने यूनिट्स बनाओ इन रियल लाइफ वो सारे बिक जाएं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल पर वापस से आते हैं। बोलते हैं कैन इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस टू $6 per unit from 1st January. He expects that all costs will remain unchanged. Calculate the number of units Ken must sell each month so that total contribution is the same as in 2018. कैन ये कहते हैं कि यार मैं जो है ना वो सेलिंग प्राइस को 6 कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब कैन को आपने ये बताना है कि भाई अगर ये चाहता है कि ये उतनी ही कंट्रीब्यूशन कमाए जितनी ये पहले कमाता था, ठीक है, तो इसको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब सर ये कैसे ढूंढेंगे? देखो हमें ये मालूम है कि सेल्स रेवेन्यू जो है ना, उस सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। ऐसा ही होता है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। पहली बात बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले तो ये देखते हैं कि यार आखिर हम पिछले महीने कंट्रीब्यूशन, पिछले साल कंट्रीब्यूशन कितनी कमाते थे। पिछले साल की अगर हम वर्किंग पर जाएं तो हमने इससे पहले यहाँ पर कैलकुलेशंस करी थी और पिछले साल यानी कि 2018 में हमारा प्रॉफिट था 75,000, ठीक है, और हमारी फिक्स कॉस्ट थी 60,000। ये लास्ट ईयर की वर्किंग्स है, आप पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को सॉल्व करना तो आपके सामने वर्किंग होंगी। तो मैं अगर वापस से अपने सवाल पर आता हूँ तो पिछले साल मेरी जो फिक्स कॉस्ट थी वो 60,000 थी और मेरा जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो 75,000 था। इसका मतलब पिछले साल जो मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन थी वो 60 और 75 दोनों का एडिशन, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन पिछले साल मेरी जो थी वो 135,000 थी। टोटल कंट्रीब्यूशन जो मेरी पिछले साल थी वो 135,000 थी। टोटल कंट्रीब्यूशन जो मेरी पिछले साल थी वो 135,000 थी पूरे साल की। तो एक महीने की कितनी थी? एक महीने की कितनी थी? पिछले साल की एक महीने की कंट्रीब्यूशन थी 135,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 11250। इसका सवाल वापस से पढ़ो। ये बोलते हैं कैन इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग दी सेलिंग प्राइस टू $6 पर यूनिट फ्रॉम 1st January 2019, यानी कि इस साल वो अपनी सेलिंग प्राइस 6 कर देगा। ही एक्सपेक्ट्स दैट ऑल कॉस्ट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ये इस बात को एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी कॉस्ट चेंज नहीं होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कैन मस्ट सेल ईच मंथ so that total contribution is the same as in 2018। तो 2018 के एक महीने में ये 11250 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करता था। ये एक चीज़ पक्की हो गई, ठीक है ना, ये एक चीज़ पक्की हो गई। अच्छा, इस साल सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगी, इस साल सेलिंग प्राइस जो है वो 6 हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ये बोलता है सेम रहेगी। इसने आगे लिखा है सारे खर्चे सेम होंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल कितनी थी? पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन सबको ऐड करो ज़रा, 0.5 प्लस 0.75 प्लस 0.25, 1.5 थी, 1.5 थी, ठीक है। तो अगर पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट 1.5 थी और इस साल की सेलिंग प्राइस 6 होगी तो इस साल की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी वो 4.5 हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 हो जाएगी। अब अगर इस महीने के इस साल के हर महीने में 11250 की कंट्रीब्यूशन कमाना चाहता हूँ, अगर इस साल के हर महीने में 11250 की कंट्रीब्यूशन कमाना चाहता हूँ और एक यूनिट मुझे 4.5 की कंट्रीब्यूशन देता है, तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 11250 यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन विच इज़ 4.5, या आता है 2500 यूनिट्स।
इस साल के हर महीने मुझे 2500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। इस साल के हर महीने मैं अगर 2500 यूनिट्स बेचूंगा, हर यूनिट मुझे 4.5 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा और टोटल मेरी एक महीने की कंट्रीब्यूशन 11250 होगी। ये 11250 कैसे आया? पिछले साल की हर यूनिट की हर महीने की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में लिखा हुआ है एडवाइस कैन वेदर और नॉट ही शुड इंक्रीज दी सेलिंग प्राइस टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, यानी कि क्या इस बंदे को जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं। अब देखो, आप जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे ना तो आपकी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना, यानी कि आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे तो ऐसा भी तो होगा कि कस्टमर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट खरीदना शायद छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? उनको महंगी लगे। तो हम दो बातें लिखेंगे। पहली बात फाइनेंशियल ये लिख देंगे कि increase in selling price will increase contribution per unit which is beneficial for the company however, या इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, for the company in financial terms बेहतर है। दूसरी बात क्या लिख सकते हो? however customers may notice this and demand may reduce because they may feel it is expensive। ठीक है भाई, तो ये आपका एक सवाल हुआ कंप्लीट। आप इसको आराम से अच्छे से 2 बार 3 बार देखें, अपने सामने सवाल ज़रूर रखिएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करें, प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड यूज़ कर और अच्छे से सॉल्व करें और फिर मुझसे डिस्कस भी करें। बहुत शुक्रिया।